नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। लगभग 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद देश में एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के लिए यात्रियों का पहला समूह यानी पहला जत्था भी अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया है। आज इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा से संबंधित तमाम पहलुओं, उसके महत्व और उससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर ये अमरनाथ यात्रा है क्या, इसके विषय में एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस अमरनाथ यात्रा से संबंधित धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। इससे जुड़ी क्या क्या कहानियां बताई जाती हैं और उन कहानियों को जानेंगे। इसके अलावा अमरनाथ गुफा की संरचना कैसी है, उसके अंदर की क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर है, उस पर बात करेंगे। साथ ही इस यात्रा का मार्ग क्या है और इसका महत्व क्या है, इस यात्रा को किस तरह से किया जाता है, इसका मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, रूट क्या है और इस पूरी यात्रा का महत्व किस लिहाज से है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस यात्रा से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर का है और आप इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे भारतीय विरासत और संस्कृति और गुफा वास्तुकला जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है, एज अमरनाथ पिलग्रिमेज बिगिंस द ओरिजिन, रूट एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स अराउंड द यात्रा। यानी इस पूरी खबर में बताया गया है कि अमरनाथ पिलग्रिमेज, अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके अलावा इस यात्रा का शुरुआत कब हुई, इसका ओरिजिन क्या है, इसका रूट क्या है और इस पूरी यात्रा को लेकर क्या क्या सुरक्षा कंसर्न्स हैं, क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, क्या क्या सुरक्षा चिंताएं हैं, इसको लेकर इस न्यूज में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपनी अमरनाथ यात्रा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये अमरनाथ यात्रा है क्या। आपने अक्सर अखबारों में, टीवी चैनलों में और अपने बड़ों से इस अमरनाथ यात्रा के बारे में काफी सुना होगा। तो ये अमरनाथ यात्रा हर साल जुलाई से अगस्त महीने के बीच लगभग 40 दिनों के अवधि में की जाने वाली एक यात्रा है और इस यात्रा में देश भर के लाखों लोग दक्षिण कश्मीर की अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। यानी लोग दक्षिण कश्मीर में स्थित एक अमरनाथ गुफा में जाते हैं। ये गुफा जो है वो श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर तकरीबन 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस गुफा में एक बर्फ की शिवलिंग भी मौजूद है और यही बर्फ की शिवलिंग इस गुफा का आकर्षण मानी जाती है। यानी लोग जो इस यात्रा को करते हैं, जो इस गुफा में जाते हैं, वो मुख्य तौर पर बर्फ की शिवलिंग के लिए जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी अमरनाथ यात्रा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा से संबंधित धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उनसे संबंधित कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं, कुछ धार्मिक कहानियां भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमरनाथ यात्रा से संबंधित भी कुछ धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। क्या है वो धार्मिक मान्यताएं? तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने जब पार्वती माता को अपनी इमोर्टैलिटी यानी अमरता की बात बताने की रहस्य बताने का फैसला किया, यानी जब उन्होंने पार्वती माता को अमर कथा सुनाने की बात का निर्धारण किया, ये तय किया कि अब वो पार्वती माता को अब एक अमर कथा सुनाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक स्थान का चयन किया और ये स्थान था दक्षिण कश्मीर में हिमालय के अंदर स्थित एक गुफा और इसी गुफा को अब अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। यानी अमरनाथ गुफा को अपना नाम शिव जी की उस पौराणिक कथा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस गुफा की खोज को लेकर भी कई कहानियां बताई जाती हैं, अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन कहानियों में जो सबसे कॉमन बात है, जो सबसे मिलती जो सभी कहानियों में जो तथ्य मौजूद हैं वो ये हैं कि इस गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक चरवाहे द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम चरवाहे ने साल 1850 में इस पूरी गुफा की खोज की गई थी। हालांकि कुछ जानकार और कुछ लोग इस पूरी कहानी को कहना है कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है और ये गुफा प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में मौजूद है और प्राचीन काल से ही लोग इस पूरी गुफा की यात्रा कर रहे हैं। आधिकारिक दस्तावेजों की बात करें तो हम जानते हैं कि 1846 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कश्मीर को डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था और उस समय जब उन्होंने बेचा था और उसी के बाद से ही इस पूरी यात्रा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ था। डोगरा शासकों द्वारा इस पूरी यात्रा को अपना संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये तो हुई इस यात्रा की क्या ऐतिहासिक मान्यता है, क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। अब अमरनाथ गुफा की संरचना की बात कर लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
तो हमने पहले ही देखा कि इस गुफा के अंदर एक बर्फ की शिवलिंग मौजूद है। वो बर्फ की शिवलिंग गुफा की छत से आ रहे पानी के प्रवाह से बनती है, यानी गुफा की छत से जो पानी आ रहा है उससे बहकर इस बर्फ की शिवलिंग का निर्माण होता है। समय के साथ छत से प्रवाहित होने वाला पानी जम जाता है और बर्फ में एक शिवलिंग नुमा आकृति ले लेता है और इस तरह से यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण होता है। ये तो हुई धार्मिक मान्यता की बात। अगर विज्ञान के लिहाज से देखें, ज्योग्राफी के लिहाज से देखें, तो इस तरह की आकृति को स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है। क्या होते हैं स्टैलेग्माइट्स? इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक गुफा है और इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है स्टैलेग्माइट्स का और दूसरा स्ट्रक्चर है स्टैलेक्साइट का। ये दोनों ही स्ट्रक्चरों का निर्माण गुफाओं में होता है। जब गुफाओं में पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो अपने साथ कुछ मिनरल्स भी लेके आता है और ये मिनरल्स धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और इकट्ठा होकर ये कुछ संरचनाओं का निर्माण करते हैं और इन्हीं संरचनाओं को स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट कहा जाता है। ये है इसके पीछे का विज्ञान। इसके अलावा अगर इस जो हमारी अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग मौजूद है उसकी बात करें तो इस शिवलिंग को मई में अपना पूरा आकार प्राप्त हो जाता है, यानी मई महीने में ये शिवलिंग अपने पूर्ण आकार पर होती है और अगस्त का महीना आते आते ये शिवलिंग पिघलना शुरू हो जाती है, यानी इसका पानी कम होना शुरू हो जाता है, इसका जो आकार है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हुई इस पूरी गुफा के अंदर की संरचना। आगे बढ़ते हैं और यात्रा के मार्ग पर बात कर लेते हैं, यानी इस यात्रा का रूट क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो गुफा है वो कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। ये अमरनाथ गुफा कश्मीर में पहलगाम के उत्तर और जोजिला दर्रे के दक्षिण में स्थित है। इस पूरी गुफा तक पहुंचने के मुख्यतः दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है पहलगाम से और दूसरा मार्ग है बालटाल से। इन दोनों मार्गों को अगर मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बालटाल है और यहाँ पर है पहलगाम और यहाँ पर है हमारी अमरनाथ गुफा, यानी इस गुफा तक पहुँचने के मुख्यतः दो रास्ते मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर मैप पर देखेंगे तो जाहिर तौर पर हमें दिखाई देगा कि ये जो बालटाल वाला रास्ता है ये काफ़ी छोटा है, बहुत जल्दी पहुँचा जा सकता है इससे, जबकि ये जो पहलगाम वाला रास्ता है ये काफ़ी लंबा है। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाएंगे तो ये तकरीबन 45 से 47 किलोमीटर लंबा है और आपको इस पूरे रास्ते को पूरा करने में 2 से 5 दिन का समय लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बालटाल वाले रास्ते से अमरनाथ गुफा जाएंगे तो आपको केवल 1 से 2 दिन का समय ही लगता है। अभी तक अधिकतर लोग बालटाल वाले रास्ते का ही उपयोग करते हैं, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते को एक ट्रेडिशनल रास्ता माना जाता है, एक पारंपरिक रास्ता माना जाता है। यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो बालटाल वाला रास्ता है ये काफ़ी स्टीप है, यानी यहाँ पर फिसलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जबकि ये जो पहलगाम वाला रास्ता है इसे काफ़ी सुरक्षित रास्ता माना जाता है। लेकिन ये काफ़ी लंबा है तो अधिकतर लोग बालटाल वाले रास्ते को ही वरीयता देते हैं, उसी रास्ते से यात्रा करते हैं। ये तो हुई इस यात्रा की बात। अब यात्रा के महत्व पर बात कर लेते हैं। यात्रा का महत्व इस लिहाज से है कि ये यात्रा धार्मिक भावनाओं के लिए भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्सर हज़ारों लोग, एक साल के भीतर हज़ारों लोग इस गुफा की यात्रा करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं और ये यात्रा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उनकी धार्मिक भावनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इस यात्रा को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि रास्ते में जो मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद होते हैं, जिनके घर मौजूद हैं, वो हिंदू समुदाय के लोगों को सहायता देते हैं, उनको समय समय पर उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा इस पूरी यात्रा को इस क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग यात्रा करते हैं वो स्थानीय लोगों से सामान खरीदते हैं। इस तरह से स्थानीय क्षेत्र पर व्यापार होता है और स्थानीय लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा इस यात्रा को कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये यात्रा लोगों को कश्मीर की तरफ खींच कर लाती है और इसी वजह से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है। तो इस तरह से इस पूरी यात्रा के हमने महत्व को देखा कि यात्रा पूरी तरह से किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब इस यात्रा से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या हैं ये चैलेंजेस? तो इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज है वो है सुरक्षा की चुनौती। और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमेशा से ही प्रशासन के लिए और सरकार के लिए काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। उदाहरण के लिए बीते दिनों मई महीने की शुरुआत में यात्रा के मार्ग पर एक लंच बॉक्स में 3 स्टिकी बॉम्ब प्राप्त हुए थे। ये तो एक छोटी सी घटना थी, इसके बाद भी और इससे पहले भी इस यात्रा के मार्ग पर इसी तरह के कई बॉम्ब प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा इस यात्रा पर कई बार खतरे की घंटी भी देखी गई है। कई बार ये देखा गया है कि आतंकियों ने इस यात्रा को बंद करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए साल 1993 में पाकिस्तान के एक संगठन ने इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी, यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
हालांकि उस समय इस पूरी यात्रा पर कोई प्रत्यक्ष हमला नहीं हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष हमला हुआ पहली बार साल 2000 में, और इस प्रत्यक्ष हमले में आतंकियों ने तकरीबन 25 लोगों की मौत कर दी थी, 25 लोगों को मार दिया था, और इन 25 लोगों में 17 लोग केवल यात्री थे। इसके अलावा इस समय ये ऐसा समय था जब कश्मीर की हालात और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन इस खराब होते हालात में भी यात्रा अनवरत रूप से जारी थी। इसके बाद कोई भी घटना ज़्यादा लंबे समय तक देखने को नहीं मिली और लगभग 14-15 सालों तक ये यात्रा इसी तरह से चलती रही। लेकिन साल 2017 के जुलाई महीने में एक और बड़ा आतंकी हमला देखने को मिला, और इस आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला कर दिया, और इस हमले के दौरान तकरीबन 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। ये तो लेकिन कुछ 2 बड़े हमले हैं जो इस पूरी यात्रा के दौरान हुए हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान कई छोटे छोटे हमले भी हुए हैं। बीते दिनों सरकार ने लोकसभा को बताया था कि साल 1990 से साल 2017 के बीच इस पूरी यात्रा पर तकरीबन 36 आतंकी हमले देखने को मिले, और इन 36 आतंकी हमलों में मुख्य तौर पर 53 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा लोग इस पूरी यात्रा के दौरान घायल हो गए। यानी ये हुई इस पूरी यात्रा की क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके अलावा भी कुछ चुनौतियां हैं। और क्या चुनौती है? इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी भी इस संबंध में काफ़ी बड़ी चुनौती है। हर साल यात्रा के दौरान खराब मौसम के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उदाहरण के लिए साल 1990 के दशक में बर्फीले तूफान के दौरान लगभग 242 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा साल 2012 में भी मौसम खराब होने के कारण और शारीरिक अक्षमता के कारण तकरीबन 120 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा था, 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक त्रासदी भी संबंध में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा स्थानीय पर्यावरण को जो नुकसान होता है इस यात्रा के दौरान, उसे भी अक्सर जानकारों द्वारा एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश किया जाता है। हजारों लोग जो इस यात्रा पे पहुंचते हैं कश्मीर, वो इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, और इस क्षेत्र का जो संवेदनशील पर्यावरण है, जो वल्नरेबल पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसके लिए एनवायरनमेंट कंसर्न्स भी कई बार सामने देखने को मिलते हैं। ये तो हुई चुनौतियाँ। आगे बढ़ते हैं और अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो अमरनाथ यात्रा है वो देश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि जो अवसंरचना निर्मित की जा रही है, जो भी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए, वो बुनियादी ढांचा सतत हो, सस्टेनेबल हो और उस पूरे क्षेत्र के स्थानीय कश्मीरी लोगों के विकास में बाधा न उत्पन्न करे। यानी इसके कारण कि जो स्थानीय कश्मीरी लोग हैं उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं होना चाहिए, उनके समक्ष किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए इस प्रकार के किसी भी विकास से, इस प्रकार के किसी भी डेवलपमेंट से। ये तो हुई निष्कर्ष की बात। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पर बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको इन 2 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अमरनाथ गुफा पाक अधिकृत कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। दूसरा कथन है कि गुफा में मौजूद शिवलिंग नुमा संरचना को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।